Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to start a new chapter of your class 11 political science। एंड जैसे कि हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th में दो बुक्स हैं। तो एक जो फर्स्ट बुक है आपकी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और जो सेकंड है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम भी फर्स्ट चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन ही दी गई कि व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट यू मीन बाय पॉलिटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहले फर्स्ट पेज में कुछ पिक्चर्स के थ्रू, कुछ कार्टून्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अनदर बुक टू मेमोराइज, एक और बुक आगे जिसको हमें याद करना है। इफ़ ओनली वी कुड टॉक अबाउट थिंग्स डेट कंसर्न अस, क्या हम इसमें वही सब चीज़ें पढ़ेंगे जो हम हमारी लाइफ से कंसर्न रखती हैं। वेट एंड सी, दिस क्लास विल बी डिफरेंट, लेट्स टर्न टू पेज 8 एंड रीड द बॉक्स बुक, रीड दी बॉक्स ऑन सुकरात। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो रहा है कि रुकिए और थोड़ा देखते हैं इस क्लास में। पेज नंबर 8 पे चलते हैं, जिसमें एक बॉक्स है जिसमें सुकरात के बारे में लिखा है कुछ, तो वो पढ़ते हैं। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आई डोंट नो बट आई लाइक द वे ही रिवील्स द इनकॉन्सिस्टेंसीज इन द व्यूज एक्सप्रेस बाई अदर्स। तो हाँ, मुझे नहीं पता उनके बारे में, बट जो भी मुझे अच्छी लगी उनकी बातें कि उन्होंने किस तरह से अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, जो कि उनके व्यूज़ अलग हैं दूसरों से। दिस इज़ रियली डिफरेंट, और वास्तव में उनकी ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अलग हैं। और यहाँ पे पूछा भी गया है कि हु इज़ सुकरात। सो इसी तरह के कुछ काफ़ी हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जो उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिखे हैं। तो इस बुक में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक का जो नेक्स्ट पेज है, आफ्टर इंट्रोडक्शन। जैसे हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स, हर किसी से अगर और प्रजातियों से देखा जाए और स्पीशीज से तुलना की जाए तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यूनिक होते हैं वो टू रिस्पेक्ट्स में, जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ह्यूमन बींग्स यूनिक होते हैं और किस रिस्पेक्ट में, ठीक है, किस तरह से वो अलग होते हैं। तो फर्स्ट है, दे पोजेसेस रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर एक्शंस। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद each अदर। तो पहली बात की ह्यूमन बींग में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो पोजेस करते हैं रीजन, और उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर सकें। साथ ही उनमें ये भी काबिलियत होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। अनलाइक अदर स्पीशीज, अगर और स्पीशीज के तरह तुलना की जाए तो इनके जो इनर मोस्ट मोस्ट थॉट्स होते हैं और जो डिज़ायर्स होती हैं वो एक्सप्रेस करने की इनमें क्षमता होती है। इसी के साथ वो अपने आइडियाज़ और डिस्कस कर सकते हैं, कंसिडर टू बी गुड एंड डिजायरेबल। ठीक है, तो अपने आइडियाज़ और को भी वो शेयर करते हैं। Political theory has its roots in the twin aspects of the society be organized. Political theory has its roots in the twin aspects of the human self। तो पॉलिटिकल थ्योरी के भी जो रूट्स है वो हम ह्यूमन सेल्फ की एस्पेक्ट्स में दो तरह से पढ़ेंगे। इट एनालाइजेस सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस सच एज हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज। तो इसमें काफ़ी इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह भविष्य में किस तरह की सोसाइटी बनेगी, किस तरह की सोसाइटी ऑर्गेनाइज होगी। साथ ही हमें सरकार की क्यों ज़रूरत है, हमें गवर्नमेंट की क्या नीड है। इसके साथ ही क्या बेस्ट फॉर्म होती है किसी भी गवर्नमेंट की, क्या जो फ्रीडम है उस पर किस तरह की जो लॉ है कोई लिमिटेशन लगाता है या लगाना चाहिए उसको। साथ ही हम किस तरह से जो स्टेट है हमें क्या देता है एज अ सिटीज़न, और साथ ही एज अ सिटीज़न हम किस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से और स्टेट से। इसी तरह से चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में, जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स क्वेश्चन दिस काइंड। तो पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हम इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जामिन करते हैं एंड सिस्टमेटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज डेट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। इसी के साथ हम सिस्टमेटिकली सोचते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में जो कि हमें बताती हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। और कौन कौन सी चीज़ें आती है पॉलिटिकल लाइफ में, जैसे वैल्यूज सच एज फ्रीडम की क्या वैल्यू है, इक्वालिटी और जस्टिस की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। इसके साथ ही एक्सप्लेन करता है, काफ़ी सारी मीनिंग्स को एक्सप्लेन करता है और इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करता है, जो कि इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी ये क्लियर करता है। इसके साथ ही इट क्लेरिफाइज, ये और भी कई सारी डेफिनेशंस को जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड, इन सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन पे भी फोकस करते हैं कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो पास्ट में भी रहे और जो प्रेजेंट में भी हैं। इसके साथ ही फ्रीडम और इक्वालिटी के एक्चुअल क्या प्रेजेंट उनकी जो इंपॉर्टेंस है किस इंस्टीट्यूशंस में, किस तरह से हम सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपने एवरीडे लाइफ में भी एग्जांपल देखा होगा फ्रीडम और इक्वालिटी का, जो हम आपने एवरीडे रोजाना की ज़िंदगी में महसूस करते हैं। जैसे स्कूल्स में जब हम एडमिशन लेने जाते हैं, शॉप्स में, बसेस में, ट्रेन्स में या गवर्नमेंट ऑफिस में, तो हर जगह हम फ्रीडम और इक्वालिटी को फील करते हैं। इस तरह की वैल्यूज़ को हम फील करते हैं। एट एन एडवांस लेवल अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे आप देखोगे तो इट लुक्स एट वेदर
existing definitions are adequate and how existing institutions, government, bureaucracy and policy practices must be modified to become more democratic. तो एडवांस लेवल में बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बिल्कुल फॉलो किया जाता है, जो भी एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो कि गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वगैरह हैं, तो ये सारी पॉलिसीज़ वहाँ प्रैक्टिस भी की जाती है और काफ़ी मॉडिफाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो कंट्री है और जो सिस्टम वो काफ़ी डेमोक्रेटिक बन गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू ट्रेन, और जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा है पॉलिटिकल थ्योरी का वो यही है कि वो सिटीजन्स को ट्रेन करे, जिसकी वजह से वो थिंक जो वो सोचे वो रेशनली सोचे और अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में सोचें एंड एसेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आर टाइम। इसके साथ ही जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं आर टाइम को उनको भी एसेस करें। इसके साथ है इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियरी एंड वाई वी शुड स्टडी इट। तो यहाँ से अब हमें कंक्लूजन में इन सब पैरास को रीड करने के बाद ये कंक्लूजन आया और इसमें हम चैप्टर बेसिकली क्या पढ़ने वाले, तो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, साथ ही पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है, जो थोड़ा सा हमने इसमें कंटेंट पढ़ भी लिया इन पैराज में, और साथ ही वाई वी शुड स्टडी इट, हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी इसका लाइफ में यूज़ है, तभी हमें पढ़ना है, अदरवाइज इसका अगर कोई यूज़ ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको हेडिंग अभी क्लियर करी है उसमें तीन बेसिक थिंग्स जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी एंड हमें उसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट पॉलिटिक्स इज। ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि देखिए हमने ये चीज़ क्लास 10 के इको चैप्टर जो 1 था डेवलपमेंट, उसमें भी पढ़ा था कि जो मीनिंग होता है डेवलपमेंट का वो हर किसी इंसान के लिए जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, एवरी वन इज हैविंग द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट डिफरेंट। तो इसी तरह से यहाँ भी जो पॉलिटिक्स का अगर देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये भी हर इंसान के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स और पर्सनस हु कंटेस्ट इलेक्शंस, तो इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और जो भी पर्सनस होते हैं जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ और जीतने के बाद अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो और वो और काफ़ी कुछ जो पब्लिक सर्विस में भी इन्वॉल्व होते हैं लोग। तो सम अदर्स एसोसिएट पॉलिटिक्स विद मैनिपुलेशन इंटरव्यू अंडरटेकिंग टू परस्यू एम्बिशंस एंड सेटिस्फाई वांट्स। तो उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स क्या है, इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स से मैनिपुलेशन करना, साथ ही इंटरव्यू जैसे मेक सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग। ठीक है, इंटरव्यू मतलब तो कुछ सीक्रेट प्लान्स बनाना ताकि आप कुछ करने वाले हो लाइफ में, और इस तरह के प्लान क्यों बनाना, ताकि आप अपने एम्बिशन को परस्यू कर सको। ठीक है, आपको वो मिल सके, आपके एम्बिशन आप प्राप्त कर सको और साथ ही जो आपकी सेटिस्फाई जो भी आपकी नीड्स होती हैं उसको आप सेटिस्फाई कर सको। ठीक है, तो इन इंसानों के हिसाब से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और जो भी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस इस तरह से फील्ड से रिलेटेड, तो उनके लिए पॉलिटिक्स का ये मतलब होता है। इसी तरह देखिए अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स इज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से पॉलिटिशियंस का मीनिंग होता है पॉलिटिक्स के लिए, इसी तरह से कुछ और लोग भी हैं जिनकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, जिनकी डेफिनेशन पॉलिटिक्स को लेकर अलग अलग होती है। इसी तरह से देखते हैं क्या एग्जांपल्स है, इफ दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस एंड टॉल claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interests ruthlessly, and in worst cases stooping to crime, they link politics with scams। ठीक है, इसी तरह से देखिए सोसाइटी में कुछ और लोग भी हैं जब वो पॉलिटिशियंस को देखते हैं कि वो किस तरह से पार्टीज में इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से डिफेक्शन लाते हैं वहाँ पे, किस तरह से फॉल्स प्रोमिस करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे क्लेम्स करते हैं, मैनिपुलेटिंग करते हैं डिफरेंट सेक्शंस को वोट्स को लिए। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत ही पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट के लिए भी वो रूथलेसली काम करते रहते हैं और दंगे फसाद करने में भी कोई हिचकते नहीं हैं। ठीक है, क्राइम करने से भी। तो इस तरह की चीज़ों को पॉलिटिक्स में कई लोग पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं और उसको स्कैम्स बोलते हैं। सो प्रेवलेंट इज दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हेन वी सी पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ट्राइंग टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाई एनी मीन्स पॉसिबल, वी से दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। इसके साथ देखिए जब भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि कुछ लोग अपने फ़ायदे को पूरा करने के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं, तो उस तरह के गलत तरीकों को जब वो यूज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कि वो पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं हम लोग किस तरह से, जैसे एग्जांपल दिए, इफ़ वी सी अ क्रिकेटर, जैसे कि एक क्रिकेटर है वो मैनिपुलेट कर रहा है किसी टीम में रहने के लिए। इसी तरह से जो फेलो स्टूडेंट है वो अपने फादर्स की पोजिशन को लेके अगर कहीं मतलब एडमिशन वगैरह ले रहा है, और साथ ही कोई कलीग है जो ऑफिस में माइंडलेसली एग्रीइंग विद द बॉस कि बिना किसी तुर्क की
कोई रीजनेबल बात नहीं होती और बॉस की हाँ में हाँ मिलाता रहता है, तो वी से तो हम इस तरह से बोलते हैं कि वो ही और शी इज प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, कि वो किस तरह के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस तरह की वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस निकलता है पॉलिटिक्स वर्ड का। डिसइल्यूशन बाय सच परस्यूट्स of selfishness, we despair of politics. We say I am not interested in politics or I am going to stay away from politics. It is not only ordinary people who despair of politics. Even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and fund various political parties. Cinema stars also complain of politics, so they seem to be adept at the game once they join it. तो इसी तरह से देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग होते हैं अपने सेल्फिशनेस को लेके अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो भी मोह में एक से डिसोल्यूशन मतलब अपने मोह में इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए वो इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कई लोगों के मुझसे सुनते हुए कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी दूरी बना के रखते हैं पॉलिटिक्स में, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं सिर्फ कि ऑर्डिनरी पीपल ही दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से, बल्कि इसके साथ ही जो अपने बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे वो भी काफ़ी बार पॉलिटिक्स को बुरा भला कहते हैं, ठीक है, जब उनके मन मुताबिक उनका फ़ायदा नहीं होता है या फिर उनको वेरियस काइंड ऑफ फंड्स देने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसी तरह से सिनेमा स्टार्स को भी आपने कई बार सुना होगा कि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातों पे कंप्लेन करते रहते हैं, बट जब वो खुद इस गेम में उतरते हैं, ठीक है, जब वो जो सिनेमा स्टार्स होते हैं जब खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो और तब देखिए आप उनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है, किस तरह से वो अडेप्ट एकदम निपुण लगते हैं कि अरे ये तो बचपन से लगता है उसी पॉलिटिकल फील्ड्स या पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे, कोई सिनेमा स्टार्स नहीं थे ये। तो इस तरह की चीज़ें कि कई लोग अपने फ़ायदे के लिए, तो हर किसी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है पॉलिटिक्स का। अगर उनके लिए फ़ायदेमंद है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी, अगर कुछ उनके फ़ायदे का नहीं हुआ तो वो नेगेटिव हो जाती है। वी आर दस कॉन्फ्रेंटेड विद कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। तो यही देखिए कि यही बात मैंने आपको यहाँ बोली कि इस तरह से देखिए इन चीज़ों का नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों का किस तरह से कॉन्फ्रेंटेड हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग। हमें अपनी लाइफ में इन चीज़ों का हमेशा आमना कॉन्फ्रेंटेड मतलब हमेशा इन चीज़ों से आमना सामना होता है। इन किस तरह की चीज़ों से कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस क्या हो गई पॉलिटिक्स की, एक दूसरे से अलग, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव, जैसे मैंने अभी सिनेमा स्टार्स का एग्जांपल दिया कि जब से अगर वो अलग होते हैं पॉलिटिक्स से तो उसकी कंप्लेन करते हैं, और जब वो खुद पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो उसको फिर अप्रिशिएट करते हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव हो जाती है सडनली। तो इस तरह से हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज रही है पॉलिटिक्स की। जिस तरह से मैंने आपको बताया था क्लास 10 का डेवलपमेंट में जो इको का चैप्टर था उसमें भी यही चीज़ थी कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है मे बी फॉर अनदर वन इट इज़ नॉट बी आ डेवलपमेंट, मे बी इट इज़ आ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमेशा जो डेवलपमेंट के जो मीनिंग होते हैं, डेफिनेशन होती है, वो भी कॉन्फ्लिक्टिंग रहती है। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स की भी जो डेफिनेशन है वो भी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग रहती है कई मायने में। इज पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रिड ऑफ? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी है जिससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए और एक दूरी बना के रखनी चाहिए? और इज इट अ वर्थ वाइल एक्टिविटी विच वी मस्ट इंगेज विद इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर वर्ल्ड? या आपको लगता है ये बहुत ही फायदेमंद एक्टिविटी है जिसमें हमें इंगेज होना चाहिए और ऐसा इंगेज होना चाहिए जिससे कि हम अपने वर्ल्ड को बेटर वर्ल्ड बना सकें? इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाई एनी एंड एवरी मेथड। इसके साथ ये एक अनफॉर्चुनेट भी है हमारे लिए कि जो पॉलिटिक्स है कम वो काफ़ी जो एसोसिएट होती है वो होती है सेल्फ इंटरेस्ट बाई एनी एंड एवरी मेथड। कि कई लोग जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो चाहते हैं कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट, देखिए एक होता है कि हम दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचें, दूसरे के फायदे के बारे में सोचें, पर इसमें जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इस तरह से वो अपने ही मैथड्स को अप्लाई करते हैं ताकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकें। वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। इसके साथ ही हमें ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में देखें हमारे अगर सोसाइटी के पार्ट में देखें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटीग्रल बहुत ही मेन पार्ट होता है हमारी सोसाइटी का। और इसको हम अपनी सोसाइटी से अलग करके नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हम हैं सोसाइटी में तो पॉलिटिक्स भी हमेशा ही रहेगी। जैसे कि महात्मा गांधी ने वंस ऑब्जर्व थे, यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था पॉलिटिक्स को लेके, एक कमेंट की थी, वो थी कि ये एक तरह का एनवलप है जस्ट लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। जैसे कि सांप की कुंडली में कोई जकड़ा हुआ होता है ना, तो उसी तरह से इंसान जो है और ये जो सोसाइटी है वो भी जो यहाँ पे पॉलिटिक्स है उसको स्नेक की तरह यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से स्नेक की कुंडली में पूरी के पूरे हम लोग जो सोसाइटी के लोग हैं वो इससे घिरे हुए हैं और इससे निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, आपको इससे लड़ना ही होगा, ठीक है। तो मैं लाइन रीड कर देती हूँ कि पॉलिटिक्स एनवलप्स लाइक
us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। ठीक है, तो कोई और तरीका नहीं है बाहर निकलने का पॉलिटिक्स से, आपको लड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही देखिए वर्ल्ड में कहीं कहीं भी चले जाइए, कोई भी सोसाइटी तब तक एग्जिट कर ही नहीं सकती, तब तक मौजूद रह ही नहीं सकती जब तक उसमें कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, जब तक कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ना हो कि एक साथ मिलकर कोई फैसला लिया जाए। A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members। तो इसके लिए देखिए एक सोसाइटी को अपने जो भी उनकी नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए, जो भी मल्टीपल नीड्स होती हैं और जो भी वहाँ के मेंबर्स होते हैं उनके लिए काम करने के लिए किसी भी सोसाइटी को इस तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो इसी तरह के कई सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए जो आपकी फैमिली है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन ही है जो आपको सोसाइटी के बारे में बताता है किस तरह से आपको बिहेव करना है जब आप बाहर निकलते हो। ट्राइब्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हैव इमेज टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स। तो इसी तरह की सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं और जो आपकी नीड्स को पूरा करती हैं, आपके एस्पिरेशंस को पूरा करती हैं। सच इंस्टीट्यूशन हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर एक्नॉलेजिंग आर ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर। इसी तरह से ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो हमें साथ रहने की नॉलेज देते हैं कि किस तरह से हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। अमंग सच इसी तरह की कुछ इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। तो इसमें हम अब मूव करते हैं पेज नंबर 4 में। तो किस तरह से अब देखिए जो गवर्नमेंट है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होती है, तो ये किस तरह से बनती है, किस तरह से काम करती है, इसका क्या फोकस होता है पॉलिटिक्स को लेके। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बट पॉलिटिक्स जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ जो भी गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर्स हैं उसी से रिलेटेड होती हैं, बट कुछ और बातों पे भी इसको ध्यान देना होता है। इनफैक्ट वॉट गवर्नमेंट डू इज रेलेवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज। तो गवर्नमेंट जो है किस तरह से मेन तरह से रिलेटेड होती है, इसका क्या रोल होता है लोगों की ज़िंदगी में, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज में। आप देखो अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो गवर्नमेंट किस तरह से हर एक फील्ड में हमसे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे हम बाहर निकलते तो हमें पता है कि कौन से रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करना है, तो हर तरह से हर एक फील्ड में जो गवर्नमेंट है किसी न किसी तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। वी सेट गवर्नमेंट डिटरमाइन आर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि गवर्नमेंट किस तरह से निर्धारित करती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी। जब हम कोई बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें भी गवर्नमेंट का रोल है। फॉरेन पॉलिसी में भी देखिए, एजुकेशनल पॉलिसी में भी देखिए, हर जगह गवर्नमेंट का एक रोल है। दिस पॉलिसीज कैन हेल्प टू इंप्रूव द लाइफ्स ऑफ द पीपल बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंडेंजर पीपल्स लाइफ एंड सिक्योरिटी। तो ये पॉलिसीज जो होती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, ये काफ़ी सारी पॉलिसीज कई महीने तक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। बट देखिए कंडीशन ये भी है, अगर मान लीजिए अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट है तो ये सारी पॉलिसीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। मगर अगर उसी की जगह एक इनकैपेबल इन एफिशिएंट गवर्नमेंट होगी, जो भ्रष्ट सरकार होगी, और वो जब इस तरह की पॉलिसीज को अप्लाई करेगी, लगाएगी, तो वो सरकार क्योंकि वो करप्टेड है, इनएफिशिएंट है, तो उस तरह की जो सरकार है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगी। उससे आपकी जो लाइफ और जो सिक्योरिटी है वो आप खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह से देखिए जैसे गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कॉन्फ्लिक्ट टू बिकेम वायलेंट। इसी तरह से जब गवर्नमेंट पावर में आती है और इसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े फसाद होते हैं अगर वो वायलेंट हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है वहाँ पे, तो आपने देखा होगा मार्केट एकदम क्लोज हो जाती है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। किस तरह से कि डिस्टर्ब होती है कि हम कहीं भी कोई चीज़ खरीदने नहीं जा सकते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फल सब्जियाँ, वो भी खरीदने नहीं जा सकते हैं। अर्जेंटली अगर हमें किसी चीज़ की नीड है, जैसे कोई बीमार है, कोई सिक है, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए स्कूल का जो शेड्यूल होता है वो कितना अफेक्टेड होता है, जो सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो हमें फिर एक्स्ट्रा कोचिंग जानी पड़ेगी, एग्जाम्स के लिए लेनी पड़ेगी, हमें फिर इन कोचिंग्स में एक्स्ट्रा जो ट्यूशन फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी। इफ़ ऑन दी अदर हैंड अगर इसी तरह से दूसरे तरीके से देखा जाए, ये उस गवर्नमेंट के बारे में मैंने बताया जो एक भ्रष्ट सरकार होगी, जो इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होगी, और जब वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती है तो उससे हमें क्या डेंजर है हमारी लाइफ और सिक्योरिटी को। इसी तरह से दूसरे हैंड में देखिए तो इस पैरा में लास्ट 3 लाइन्स देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर एक सरकार हम वैसे देखें, द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ गुड स्कूल एंड गेट अ डिसेंट जॉब। इसके साथ अगर हम ऐसी गवर्नमेंट देखें जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाती है, जो क्या इंक्रीज करेगी लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पढ़ाई लिखाई साक्षरता को इम्प्लीमेंट करेगी, इंक्रीज करेगी पढ़ाई की, एम्प्लॉयमेंट
को इंक्रीज कराएगी, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट है, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम कि स्कूल जाएं और जिस स्कूल में जाके जब अच्छी एजुकेशन आ जाएगी तो वास्तव में आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो ये ऐसी सरकार भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जो आपकी लाइफ को किसी तरह के डेंजर में नहीं डालेंगी बट डेंजर से निकालेंगी। तो इस तरह में हमें गवर्नमेंट का रोल समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स के थ्रू किस तरह का जो इंस्टीट्यूशन बनती है गवर्नमेंट, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में, जो कि है अगर आप गवर्नमेंट के जो एक्शन है किस तरह से, इतना हमें समझ में आ गया कि जो इतने भी गवर्नमेंट के एक्शन होते हैं सेकंड इससे प्रीवियस पैरा से, कि किस तरह से वो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू, और हम बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम करती है। वी फॉर्म एसोसिएशन, और किस तरह से हम इंटरेस्ट लेते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन बनाते हैं एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू एट्रिकुलेट आर डिमांड्स। इसके साथ ही जब हम डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन बनाते हैं और हम कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करते हैं किस लिए, टू एट्रिकुलेट आर डिमांड्स, ताकि हमारी जो डिमांड्स हो उनको हम पूरा करा सकें। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स दैट गवर्नमेंट्स परस्यू। इसके साथ ही हम कई बार नेगोशिएट भी करते हैं, दूसरे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के गोल्स को भी शेप करते हैं और चाहते हैं कि वो उसको परस्यू करे, प्राप्त करें। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, वी प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू परस्यू द गवर्नमेंट टू चेंज एग्जिस्टिंग लॉज। इसके साथ ही हम कई बार जो है डिसएग्री भी करते हैं काफ़ी सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाती है, और अगर हमें लगता है कि वो अच्छी नहीं है, पॉलिसीज हमारे लिए किसी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, हमें कुछ नुकसान हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को, तो वो उस पॉलिसी से डिसएग्री भी करती हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं हम लोग। तो और इसके साथ ही आपने देखा होगा कई बार होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, या फिर गवर्नमेंट उस लॉ को चेंज कर देती है। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शंस ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्कस वेदर करप्शन हैज इंक्रीज और डिक्रीज। इसके साथ ही हम बहुत पैशनेटली, हम बहुत ही अच्छे उत्तेजित तरीके से अपने गवर्नमेंट से डिबेट करते हैं, उनके एक्शंस, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो भी करप्शन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इस सारे टॉपिक्स भी बात करते हैं। वी आस्क वेदर करप्शन कैन बी रूटेड, और हम ये भी पूछते हैं कि किस तरह से जो करप्शन है और भ्रष्टाचार है उसको किस तरह से निकाला जाए। वेदर रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स आर जस्ट और इसी तरह से कुछ जो ग्रुप्स को रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्या वो न्यायपूर्ण है या नहीं है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शन। इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं, हम ये भी समझना चाहते हैं कि कुछ पार्टीज किस तरह से इलेक्शन, उनके पार्टीज और उनके लीडर्स किस तरह से इलेक्शन जीत लेते हैं। इन दिस वे वी लुक फॉर द रेशियो अंडरलाइंग द प्रेवलेंट chaos and decay and aspire to create a better world। तो इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो एक तरह से रेशनली हम सोचते हैं, और ये भी चाहते हैं कि जो भी सोसाइटी में chaos और डिके है वो एक तरह से हट जाए और एक बेटर सोसाइटी यहाँ पे क्रिएट हो जाए, एक बेटर वर्ल्ड यहाँ पे बन जाए। To sum up, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us। तो इस तरह टोटल तरीके से अगर पूरी तरह से हम देखें कि पॉलिटिक्स से क्या फैक्ट जाहिर होते हैं, क्या लाइफ में हमारी समझ में आता है, तो हमें एक डिफरेंट विजन दिखते हैं। ठीक है, कौन से डिफरेंट विजन, जो कि न्यायपूर्ण हो और साथ ही डिजराइबल भी हो, जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो। ठीक है, आर a society, it involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made। तो इसके साथ ही आपने देखा होगा, क्योंकि एक सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग का मतलब मेरे से ये है कि ऐसा नहीं है कि सेम कल्चर सेम लैंग्वेज के लोग रहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कई तरह के लोग रहते हैं, तो मल्टीपल नेगोशिएशंस कई बार सोसाइटी में एक समझौते के रूप में करनी पड़ती है कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। एट वन लेवल, अगर एक लेवल पे देखा जाए, इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पे। इन्वॉल्वमेंट होता है कि क्या गवर्नमेंट करेगी, किस तरह के काम करने चाहिए उसको, किस तरह से वो रिलेट करती है, किस तरह से अपने आप को जोड़ती है एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या लोगों की इच्छाएं हैं। और इसी के साथ अगर दूसरे लेवल पे देखे जाए तो इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ गवर्नमेंट दूसरे लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट किस तरह से इन्वॉल्व होती है, कि किस तरह से वहाँ पे पीपल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, वो किस तरह से सरकार से अपनी बातों को मनवा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पीपल मे बी सेड टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी वेदर दे नेगोशिएट विद ईच अदर एंड टेक पार्ट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज विच आर डिजाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हैव टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। तो इसके साथ ही पीपल कई बार जो है होते हैं वो इंगेज होते हैं, हर तरह से इंगेज होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में। किस तरीके से, या तो वो नेगोशिएट कर लें एक दूसरे से, या फिर जो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं जिस उसमें वो पार्ट ले लें, जिससे कि वो सोसाइटी के लिए एक अच्छे से जो सोशल डेवलपमेंट होते हैं प्रोग्राम्स उनको डिज़ाइन कर सकें, और साथ ही जो कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के सोल्यूशन दे सकें। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, कि हम वास्तव में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो इफ़ वी लुक अराउंड अस, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो वी वुड बी मूवमेंट, हमारे यहाँ पे मूवमेंट है, डेवलपमेंट है और चेंज भी है।
But if we look deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided policies. इसके साथ ही अगर आप डीपर और ज़्यादा देखो तो सोचोगे और आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे यहाँ पे वैल्यूज़, काफ़ी सारे सिद्धांत भी ऐसे हैं जो इंस्पायर करते हैं लोगों को और गाइडेड करते हैं पॉलिसीज़ को. आइडियल्स लाइक किस तरह के आइडियल्स हैं, लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी है हमारी चारों तरफ. डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय इंश्राइनिंग दैम इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज इज द केस विद द अमेरिकन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कई सारी कंट्रीज ने बहुत कोशिश करी है इस तरह की वैल्यूज को प्रोटेस्ट करने की, प्रोटेक्ट करने की, उनको सुरक्षित रखने की. इस वजह से उन्होंने इंश्राइन, ठीक है, उनको अपने इंश्राइन मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिखा है, उनको लिख दिया गया है, जिसका एग्जाम्पल है अमेरिका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह की वैल्यूज़ को, ताकि सदियों तक, सालों तक ये वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए, लोग जान सकें और इसकी वजह से वो डेवलपमेंट कर सकें. तो इस तरह की वैल्यूज़ को अमेरिका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कई तरह की कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया, जिसमें से अमेरिका और इंडिया भी एग्जांपल है. दिस डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट जस्ट इमेज ओवरनाइट. तो ऐसा नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो रातों रात बन गए थे, बट उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगा. दे आर बिल्ट अपॉन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कॉर्डेलिया अरिस्टो टू जीन जैक्विस रूसो, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी कनेक्टेड थे, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो मेरा कहना यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें जितनी भी थ्योरी जो भी सिद्धांत दिए गए थे, ये जो डॉक्यूमेंट्स बने थे वो रातों रात नहीं बने थे, बल्कि इनको बनाने में काफ़ी सारा सहयोग दिया था काफ़ी सारे थिंकर्स ने. उनके आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को डिबेट करके इन सारी चीज़ों को हमारे डॉक्यूमेंट्स में डाला गया है. उनमें से कुछ के नाम है कौटिल्य, अरिस्टो, जीन जैक्विस रूसो, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी, इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया. एज फार बैक एज द 5th सेंचुरी, अगर 5th सेंचुरी में आप थोड़ा सा जाओ तो बीसी, 5th सेंचुरी बीसी में अगर जाओ, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, प्लेटो है, एरिस्टो है, डिस्कस विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर. तो उन्होंने काफ़ी अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया था कि मोनार्की सिस्टम अच्छा है या डेमोक्रेसी बेटर है. ठीक है, मोनार्की मीन्स राजा रानी का शासन. इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड. इसी तरह से मॉडर्न टाइम में आ जाइए थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे हर एक थिंकर का किस एज में उसने क्या काम किया वो एक्सप्लेन किया है. तो रूसो ने का टाइम देखें तो उसने मॉडर्न टाइम में काफ़ी आर्ग्यूमेंट किया फ्रीडम को लेके, कि फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट बनना चाहिए ह्यूमन का, जिसके वजह से लोगों की भलाई हो सके, मानवता की भलाई हो सके. और इसके काफ़ी बार कहा भी गया कि रूसो की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई, क्योंकि इनके क्रांतिकारी विचारों से काफ़ी लोगों को समझ में आया कि किस तरह से फ्रीडम का क्या उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है. कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड एट, आप कार्ल मार्क्स के देखें तो कार्ल मार्क्स ने काफ़ी कुछ लिखा है. इनकी जो दास कैपिटल बुक है वो काफ़ी फेमस है. आपके काफ़ी एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बनता है कि दास कैपिटल बुक में किस कॉन्टेंट से, क्योंकि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी, सोसाइटी में सोशलिज्म लाने की बात की गई थी. तो ये इनके मेन टॉपिक थे इस बुक में. तो कार्ल मार्क्स काफ़ी आर्ग्यू इन्होंने किया था क्या चीज़ लाने को, इक्वलिटी वॉज अ क्रूशल एज फ्रीडम, की इक्वलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है फ्रीडम के साथ ही. क्लोजर होम इसी तरह से आप अपने इंडिया में देख लीजिए, जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है कि उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम. ठीक है, जेन्युइन फ्रीडम मतलब जिसको, और स्वराज उनकी भाषा में बोले तो उसको स्वराज भी बोलते हैं. इन स्वराज मीन्स अपना खुद का सेल्फ रूल. ठीक है, अगर मीनिंग पूछा जाए स्वराज का तो होता है सेल्फ रूल, अपना खुद का राज. इन हिज बुक, और कौन सी किताब में, हिंद स्वराज में, जो आपने क्लास 10th हिस्ट्री में जो नेशनलिज्म इन इंडिया था वहाँ पे ये कंटेंट दिया हुआ था. तो आई होप यहाँ से भी आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं. तो आप याद रखिएगा कि हिंद स्वराज बुक किसने लिखी थी, तो वो थी गांधी जी ने. इसके साथ ही देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी का टाइम देखें तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ों पे, टॉपिक्स पे बातें की, डिबेट किया. जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने किस तरह के चीज़ों को लाया गया, जिससे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो. मस्त सिर्फ इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए जब तक इनकी इनमें सुधार ना हो. दिस आइडियाज फाइंड देयर प्लेस इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह के आइडियाज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मिल जाएंगे और इनको अच्छी प्लेस भी मिली है. आप प्रियम्बल, तो हमारी जो प्रियम्बल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इस तरह की जो बातें हैं, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, वो आपने पहले देख लिया होगा. हमारे प्रियम्बल में इन वर्ड्स को लिखा गया है, मैंशन किया गया है. इसके साथ ही द चैप्टर ऑन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म. इस तरह से आपको याद होगा जो आपकी सेकंड बुक है, जिससे पहले एक बुक है आपकी, क्योंकि आपको पता है 11th में आपकी 2 बुक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. ठीक है, जो वो वाली बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर था आपका राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है उसकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना रखी है. तो वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे कितने फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किए गए हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं.
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझें ताकि आप बहुत ही डीप नॉलेज मिले। तो ये यहाँ पे ये बिल्कुल बताया गया है उस वाले चैप्टर में कि जो आपका राइट टू इक्वलिटी है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक पार्ट थर्ड में जितने फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, वहाँ पे एक अनटचेबिलिटी जो छुआछूत वाली जो चीज़ यहाँ पे फॉलो होती थी इंडिया में, उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 17 में मैंशन है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। अगर कोई भी इंसान किसी तरह की इस तरह की प्रैक्टिस करता है इंडिया में तो एक पनिशेबल क्राइम माना जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल्स, इसके साथ ही गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी काफ़ी स्पेस मिली है, काफ़ी जगह मिली है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें गांधीयन फिलॉसफी को, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, उनसे रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसके साथ ही मूव करते हैं पेज नंबर 6 में। तो यहाँ देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल थियोरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट्स एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो पॉलिटिकल थियोरी जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे आइडियाज और जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल और आइडियाज़ हैं उनको काफ़ी डील किया है, काफ़ी उनको शेप दी है। इट मीन्स कि पॉलिटिकल थ्योरी, जो पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो भी चीज़ें सोची उनके आइडियाज़ को लेके पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का। जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी, जो गवर्नमेंट बनी है वो भी पॉलिटिकल थिंकर्स की देन है। सोशल लाइफ जो हम एक सिस्टमेटिक मैनर से जीते हैं आज, तो वो भी जो क्रेडिट है इन्हीं को जाता है। इसी के साथ ये क्लेरिफाई करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जैसे फ्रीडम का क्या मीनिंग है, इक्वलिटी का क्या मीनिंग है, जस्टिस का क्या मीनिंग है, डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है, सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है। तो इसी तरह सो ऑन, देखिए ये ऐसे पॉइंट्स से कॉन्सेप्ट हैं बेसिक लाइफ के जो हर तरह से हमें लाइफ में इफेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू है इनके हमारी लाइफ में। तो इनके मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, तो ये सारे मीनिंग भी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी बुक में ही क्लियर होंगे। और जैसे मैंने आपको बोला, ये जो चैप्टर एक तरह से जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, बेसिकली आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक के ये नेक्स्ट चैप्टर्स भी हैं। अभी सिर्फ एक लाइन में एक एक शब्द आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बाद में पूरा का पूरा चैप्टर ही इस पे बेस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे होंगे जिसके बारे में आप इस बुक में पूरा का पूरी बुक ही बना दी गई है, पूरी की पूरी किताब ही इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बना दी गई है। तो आई होप कि आपको इन सबके मीनिंग अच्छे से पता हो, और टाइम टू टाइम जब चीज़ें चेंज होती हैं तो मीनिंग्स भी चेंज होते जाते हैं। फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, तो फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी तो आपको याद ही होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स वाले वर्ड्स थे जो हमारे प्रियम्बल में लिए गए हैं। साथ ही डेमोक्रेसिया, जो आपको याद होगा डेमोक्रेटिया वर्ड है से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपल। सेकुलरिज्म, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर तरह का जो भी रिलीजन चाहे वो फॉलो कर सकते हैं और ना चाहे तो वो फॉलो ना करें। ठीक है, इसके साथ ही मूव करते हैं, और ये डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट। तो कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है रूल ऑफ लॉ कि किस तरह से जो लॉ है वो कानून जो है वो रूल करता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपने देखा होगा पावर जो होती है वो सेपरेट कर दिए, फेडरलिज्म सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, इट मीन्स शेयरिंग ऑफ द पावर। आपने क्लास 10 में काफ़ी बार टॉपिक पढ़ा है कि हम किस तरह से जो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स होती हैं उसमें पावर शेयर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लेवल होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है ना, तो उनमें पावर सेपरेट होती है ताकि किसी तरह का कोई मिसयूज़ ना कर पाए पावर को। इसी साथ देखिए जुडिशियल रिव्यू भी होता है यहाँ पे, अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, अगर कोर्ट को लगता है कि जो गवर्नमेंट ने लॉ लगाया, बनाया, कानून बनाया, अगर वो अच्छा नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ अगर उन पे पेटिशन आती है तो उस पर वो काम करते हैं, और जुडिशियल रिव्यू भी करते हैं, काफ़ी सारे कानूनों को चेंज भी करवाते हैं। इसी साथ देखिए काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं एडवांस बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जो आजकल के मॉडर्न थिंकर्स हैं उनके काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू जो पुराने थिंकर्स हैं उनसे नहीं मिलते, तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। दो रूसो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियन, देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर। इसके साथ ही देखिए जो रूसो, मार्क्स और गांधी जी कभी कोई पॉलिटिशियंस नहीं बने, एक तरह से डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियंस, दियर आइडियाज इन्फ्लुएंस, बट जो उनके आइडियाज रहे वो काफ़ी जनरेशन्स ऑफ पॉलिटिशियंस को इफेक्ट करती गई, इन्फ्लुएंस करती गई हर जगह। दे आर ऑल्सो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हु ड्रॉ अपॉन देम टू डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन आर ओन टाइम। इस तरह से आपने कहा काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी थिंकर्स भी रहे हैं जिन्होंने किस तरह से एक पूरा का पूरा ड्रॉ किया, किस तरह से समझाया और डिफेंड किया फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन आर own time. Besides examining arguments, political theories also reflect upon our current political experiences and point out trends and possibilities for the future. इसके साथ ही political theories ने काफ़ी रिफ्लेक्ट किया हमारी जो current political experiences रहे और हमारे जो trends रहे, possibilities for the future, उनको भी उन्होंने explain किया। इसके साथ ही देखिए बट इज़ ऑल दिस रेलिवेंट फॉर अस नाउ, बट आज ये सारी चीज़ों की कोई वैल्यू है, किस तरह से ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वाइल इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट,
Questions regarding freedom equality have not ceased to crop up. This is because issues concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life, and they are being implemented in different sectors at different paces. इसके साथ ही देखिए जितने भी इश्यूज रहे हैं जो कंसर्न करते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और हमारी जो लाइफ के जितने भी ये सब कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में, सोशल लाइफ में क्या मैटर करते हैं और किस तरह से अराइज भी रहे ये सारे कॉन्सेप्ट्स, दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ये काफ़ी फील्ड जो होते भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं उसमें डिफरेंट सेक्टर से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो इक्वलिटी में एग्जिट इन द पॉलिटिकल स्पेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वलिटी। देखिए हर चीज़ का एक अलग अलग मीनिंग है, हर जगह ये अप्लाई होती है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। जैसे इक्वलिटी का मीनिंग लो तो अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में देखो तो पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स कि हर किसी को राइट टू वोट हो, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का एज अ कंटेस्टेंट इलेक्शन में वो अधिकार मिले, तो वो एक तरह की पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, ठीक है। इसी तरह से देखिए सोशल इक्वलिटी की मैं बात करूँ तो सोशल स्पेस में देखा जाए सोशल इक्वलिटी का मतलब होता है कि एज बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो भी सरकार आपको जो भी अधिकार देती है वो आप उनका इस्तेमाल करें और जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप उसको एंजॉय करें, ठीक है। सबको बराबर अधिकार मिले। इस तरह से देखिए इकोनॉमिकल इक्वलिटी भी होती है, जिस तरह से इसमें हर हर एक जॉब के लिए हर कोई एप्लीकेबल होगा अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू आपको बोला जाए नहीं आप इस जॉब के लायक नहीं हो, आप इसको फिल नहीं कर सकते फॉर्म, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप कमाएं, अपना भरण पोषण कर सकें। पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड। देखिए पीपल जो है लोग अपने बिल्कुल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं बट फिर भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। कुछ भेदभाव होते हैं, जैसे अगेन सोशली बिकॉज ऑफ द कास्ट ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि देखा गया है कास्ट ऑफ पॉवर्टी को लेके, सम पीपल मे हैव अ प्रिविलेज स्पेस इन सोसाइटी व्हाइल अदर्स आर deprived even of basic necessities. Some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable even to go to school so that they can have डिसेंट जॉब्स इन द फ्यूचर। फॉर दैम फ्रीडम स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। तो इस तरह से जैसे आपने देखा हो सोसाइटी में कुछ प्रिविलेज प्लेस होते हैं, सोसाइटी में प्रिविलेज मतलब बाई बर्थ लोगों को कुछ बेसिक अधिकार वो सोचते हैं कि हमारा तो ये अधिकार है कि हम हर बेसिक नेसेसिटीज़ को लें। इस साथ कुछ सोसाइटी में वो लोग भी हैं जिनको इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और उनको अपनी लाइफ में इन गोल्स को पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। काफ़ी अपनी सोसाइटी में देखे होंगे कि कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है। जिसके और उनका सपना जो होता है और इस वजह से वो अच्छी जॉब भी नहीं ले पाते हैं फ्यूचर में। तो उनके लिए जो फ्रीडम है स्टिल आ डिस्टेंट ड्रीम। तो उनके लिए अगर मैं फ्रीडम की बात करूँ, स्वतंत्रता की बात करूँ, तो उनके लिए बहुत दूर का सपना है, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। बट इस अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए आई होप इतना कंटेंट काफ़ी है, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको रिवाइज करेगा और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करेगा। इसी से इस चैप्टर का जो भी नोट्स मटेरियल होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इसके साथ ही जो आपकी सेकेंड बुक है उसका कॉन्टेंट भी आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएगा, इस चैनल पर मिल जाएगा। जितना भी कॉन्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होता है वो आपको यहाँ पे सब अवेलेबल हो जाएगा। तो सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।